इस कहानी की शुरुआत आयरन मैन 1 मूवी के बाद से होती है, जब टोनी ने मीडिया को इस बारे में बता दिया था कि वही आयरन मैन है, जिस वजह से हर टीवी शो में यही न्यूज दिखाई जा रही थी। रूस में एंटोन वेनको नाम का एक बूढ़ा आदमी इस न्यूज को सुन रहा होता है। वो अपने बेटे आइवान को अपने पास बुलाता है क्योंकि वो अभी आखिरी सांसें ले रहा था। वो अपने बेटे को बताता है कि मेरे पास तुम्हें अपनी नॉलेज को देने के सिवा कुछ नहीं है। उसके पास आर्क रिएक्टर का ब्लूप्रिंट था क्योंकि उसने 1963 में हावर्ड स्टार्क के साथ आर्क रिएक्टर बनाने में काम किया था। इसलिए वो आइवान से कहता है कि टोनी और उसके पूरे परिवार को मिली सफलता पर तुम्हारा भी अधिकार है। ये कहते हुए वो अपना दम तोड़ देता है। आइवान इससे काफी दुखी होता है और अब वो टोनी से बदला लेने के लिए ब्लूप्रिंट की मदद से आर्क रिएक्टर बनाने के काम पर लग जाता है। वो काफी महीनों की मेहनत के बाद आर्क रिएक्टर बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे चार्ज भी कर देता है। फिर हम 6 महीने बाद आयरन मैन को देखते हैं, जो अभी भी अपने सूट से लोगों की हिफाजत कर रहा था। इसीलिए उसकी प्रसिद्धि काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसके करोड़ों फैन बन गए थे। टोनी न्यूयॉर्क के स्टार्क एक्सपो में पहुंचता है, जहां वो सभी को बताता है कि हमारी विरासत बहुत जरूरी है क्योंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं, यह बहुत मायने रखता है। और इसीलिए अगले साल से सबसे काबिल साइंटिस्ट अपने अमूल्य विचार स्टार्क एक्सपो में बांट सकते हैं, जिससे हम साथ उन्नति करेंगे ताकि पीछे एक उज्जवल भविष्य छोड़कर जा सके। और ये टोनी के डैड हावर्ड स्टार्क का सपना था और वो सभी को अपने डैड का वीडियो दिखाता है जब उन्होंने स्टार्क एक्सपो की शुरुआत की थी और उसका एक मॉडल बनाया था। तभी हम देखते हैं कि टोनी ब्लड टॉक्सिक डिवाइस से अपने ब्लड का जहर चेक करता है क्योंकि उसकी छाती में लगा हुआ आर्क रिएक्टर उसकी बॉडी में जहर फैला रहा था। फिर टोनी हैप्पी के साथ वहां से निकल जाता है। टोनी जब अपनी कार के पास पहुंचता है तो वहां एक लेडी उसका इंतजार कर रही थी। वो टोनी को एक पोस्ट देती है और बताती है कि तुम्हें कल सुबह सीनेट आर्म्ड फोर्स कमेटी में जाना है। अगले दिन हमें वाशिंगटन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां आर्म्ड फोर्स कमेटी में सेनेटर टोनी को अपना आयरन मैन सूट देश की सेना को सौंपने को कहते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से देश की रक्षा कर पाए। लेकिन टोनी जानता था कि उसके सूट का कोई भी गलत यूज कर सकता है, इसीलिए वो कहता है कि मेरा सूट कोई हथियार नहीं है, ये मेरे शरीर का हिस्सा है, इसलिए मैं और आयरन मैन एक ही है, इसलिए मैं खुद को आपके हवाले नहीं कर सकता। तो सेनेटर इस पर राय लेने के लिए जस्टिन हेमर को बुलाते हैं, जो हेमर इंडस्ट्रीज का सीईओ था, जो कि एक वेपन मैन्युफैक्चरर कंपनी थी। और वही स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार बनाने बंद करने के बाद से आर्मी को हथियार दिया करती थी। फिर वहाँ रोडी को बुलाया जाता है, जिससे सेनेटर आयरन मैन सूट के बारे में अपनी रिपोर्ट का एक खास हिस्सा पढ़ने को कहते हैं। रोडी बताता है कि आयरन मैन किसी भी सरकारी विभाग संबंध नहीं रखता, इसी कारण से वो देश के हितों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन आयरन मैन ने नुकसान कम और फायदा ज्यादा किया है। मगर सेनेटर रोडी को चुप करवा देता है और उसे सैटेलाइट की उन तस्वीरों को दिखाने को कहता है जिससे दुश्मन देशों ने आयरन मैन सूट की नकल बनाई थी और शायद अब वो यूज करने के लिए भी तैयार है। लेकिन टोनी समझ जाता है कि वो पूरी बात को छिपा रहे हैं, इसीलिए वो स्क्रीन को हैक कर लेता है और उन सारे रोबोट की तस्वीरें और वीडियो दिखाता है जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने आयरन मैन जैसा सूट बना लिया है। लेकिन वो सभी बेकार रोबोट थे जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उनमें हैमर कंपनी का भी एक रोबोट था, इसलिए जस्टिन उस टीवी को ऑफ कर देता है। टोनी सभी से कहता है कि बाकी मुल्क जरूर हमसे 5-10 साल पीछे होंगे, लेकिन हैमर इंडस्ट्रीज आयरन मैन जैसा सूट बनाने में 20 साल पीछे है। तो जस्टिन कहता है कि वो सिर्फ टेस्ट रोबोट था। टोनी सभी को बताता है कि मेरा आप सभी पर एहसान है क्योंकि मैंने न्यूक्लियर हमलों से देश को बचाया है, जिससे हम सभी सुरक्षित हैं, मगर मैं आपको मेरा सूट नहीं दे सकता। और फिर सभी से कहता है कि विश्व शांति का जिम्मा सरकार पर नहीं बल्कि मुझ पर है। सभी से खुश होते हैं। वहीं हम आइवान को देखते हैं, जो भी ये न्यूज देख रहा होता है और अपने सूट को बनाने में लगा हुआ था। साथ ही उसने अपने लिए 2 इलेक्ट्रिक व्हील बनाए थे जो किसी भी चीज को काट सकते थे। वहीं हम टोनी को उसके वर्कशॉप में देखते हैं, जहां अपनी बॉडी के जहर के लेवल को चेक करता है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। टोनी का एआई जारवेस उसे बताता है कि आयरन मैन सूट के यूज की वजह से आपकी सेहत तेजी से बिगड़ रही है, इसीलिए टोनी को काढ़ा पीना पड़ रहा था, मगर इसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। टोनी अपने आर्क रिएक्टर को बाहर
बाहर निकालकर देखता है जिसमें प्लेटिनम बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। प्लेटिनम आर्क रिएक्टर का कोर था जिसके बिना आर्क रिएक्टर नहीं चल सकता था। जारविस बताता है कि आपके आर्क रिएक्टर के लिए मैंने बाकी सभी तत्वों के परीक्षण किए मगर कोई दूसरा तत्व पैलेडियम की जगह नहीं ले सकता जो आपके सूट को पावर दे सके, और पैलेडियम तत्व ही था जो टोनी की बॉडी में जहर फैला रहा था। इसीलिए जारविस टोनी से कहता है कि बदकिस्मती से आपको जीवित रखने वाला यंत्र ही आपकी अब जान ले रहा है। तभी वहाँ पेपर आने लगती है, इसीलिए जारविस उन्हें सब कुछ बताने को कहता है लेकिन टोनी उसे बंद कर देता है क्योंकि वो पेपर को परेशान नहीं करना चाहता था। पेपर टोनी से कहती है कि हमारी कंपनी डूब रही है और ये स्टार्क एक्सपो सिर्फ समय की बर्बादी है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग हटाकर अपनी पेंटिंग लगा देता है। फिर वो पेपर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम कंपनी संभालो, मैं तुम्हें चेयरमैन बनाना चाहता हूँ। पेपर इससे शॉक्ड रह जाती है। टोनी बताता है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है इसीलिए तुम्हें मेरी वारिस हो। पेपर इससे खुश होती है। फिर अगले दिन वो लॉयर नेटली को बुलाकर पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज का नया सीईओ बना देता है। टोनी को नेटली काफी पसंद आती है इसीलिए उसे अपनी असिस्टेंट बना लेता है, मगर नेटली असली में ब्लैक विडो होती है लेकिन टोनी को इस बारे में पता नहीं होता। टोनी पेपर के साथ एक होटल में जाता है जहां उसकी मुलाकात एलोन मस्क से होती है। एक इलेक्ट्रिक जेट के प्रोजेक्ट पर काम करने की बात करते हैं। टोनी फिर वॉशरूम में अपना पैलेडियम लेवल चेक करता है जो 53% तक पहुंच गया था, जिससे टोनी समझ जाता है कि उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। इसीलिए वो अपनी जिंदगी के बाकी शौक पूरे करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो रेसिंग ट्रैक पर चला जाता है जहाँ फॉर्मूला 1 ड्राइवर की जगह खुद ड्राइव करने का डिसाइड करता है। पेपर को जब इस बारे में पता चलता है तो घबरा जाती है और नेटली से कहकर हैप्पी को बुलाती है। रेस अब स्टार्ट हो जाती है और टोनी फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगता है, मगर अब आइवान भी वहां पहुंच चुका था जो गेट खोलकर ट्रैक पर चला जाता है और अपने सूट को एक्टिवेट कर लेता है। न्यूज में सभी उसे देख लेते हैं। आइवान एक रेसिंग कार पर हमला करके उसे काट देता है। हैप्पी और पेपर टोनी को उसका सूट देने निकल जाते हैं। वहीं टोनी अभी भी ट्रैक पर आगे बढ़ रहा था, तभी आइवान उसकी भी कार को काट देता है, जिससे टोनी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, मगर वो सेफली बच जाता है। अब वहाँ सभी रेसिंग कार टकराने की वजह से ब्लास्ट होने लगती है। टोनी अपनी कार से बाहर आ जाता है और आइवान से फाइट करने लगता है, लेकिन उसके पास अपना सूट नहीं था जिससे वो बहुत कमजोर था, इसीलिए वो भागने लगता है। तभी हैप्पी आकर रोल्स रॉयस कार से आइवान को ठोक देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। टोनी कार में बैठने लगता है, मगर वो वापस होश में आ जाता है, जिससे हैप्पी वापस से उसे ठोकने लग जाता है। टोनी पेपर से अपना सूटकेस मांगता है, लेकिन आइवान कार पर हमला कर देता है और कार को काट देता है। पेपर सूट को बाहर फेंक देती है, जिसे टोनी पहन लेता है। सभी लोग आयरन मैन को देखकर खुश हो जाते हैं। टोनी अपने शूटर से आइवान पर हमला करने लगता है, लेकिन अपने व्हीप से टोनी पर हमला करने लगता है और उसे पटक पटक कर मारने लग जाता है, मगर टोनी हिम्मत करके उन हिप को ही अपनी बॉडी से लपेट लेता है और आइवान को मारकर बेहोश कर देता है और उसका आर्क रिएक्टर निकालकर तोड़ देता है। मगर वो इस बात से हैरान होता है कि उसने आर्क रिएक्टर कैसे बना लिया। आइवान को अब अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन टोनी जेल में आइवान से मिलने जाता है, जहाँ उसे बताता है कि तुम्हारे आर्क रिएक्टर में थोड़ी कमी थी, पर तुमने उसे कैसे बना लिया। एंटोन वेनको ने ये डिजाइन बनाया था। टोनी कहता है कि मैंने कभी ये नाम नहीं सुना, तो आइवान कहता है कि तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो कसाई और चोरों का है और तुम भी दूसरे गुनहगारों की तरह अपनी हिस्ट्री बदलने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम ये भूल रहे हो कि स्टार्क खानदान ने न जाने कितने लोगों को बर्बाद किया है। टोनी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है, तो आइवान कहता है कि तुम बहुत जल्द मरोगे और तुम्हारी मौत का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि तुम्हें जिंदा रखने वाला डिवाइस ही तुम्हारी बॉडी में जहर फैला रहा है, जिससे एक दर्दनाक मौत होगी। टोनी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी पेपर के साथ वापस लौट रहा होता है और वो उसके लिए खाना बनाकर लाता है। इससे पेपर समझ जाती है कि टोनी उससे कुछ छुपा रहा है। टोनी कहता है कि मैं घर नहीं जाना चाहता और मैं चाहता हूँ कि अब मेरी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दे और साथ में वेंस चले, मगर पेपर मना कर देती है क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। वहीं आइवान को एक गार्ड खाने के साथ बॉम्ब देता है और उसके जैसे नंबर वाले आदमी को उसके सेल में डाल देता है, जिससे आइवान उसे मारकर
मारकर उस बॉम्ब से सेल को उड़ा देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो दोनों गार्ड उसे पकड़कर अपने साथ जस्टिन के पास ले जाते हैं। जस्टिन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे सूट का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा टैलेंट बेकार जाए, इसलिए मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकलवा लिया और मैं तुमसे कुछ बिजनेस की बातें करना चाहता हूँ। और उसे बताता है कि अगर तुम टोनी स्टार्क को खत्म करना चाहते हो तो उसकी जान लेने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसकी विरासत खत्म करनी होगी, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए उसके जैसे सूट बनाने होंगे। तो आयवान भी उसके साथ हाथ मिला लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा पंछी लाना होगा। वहीं अब न्यूज में हर जगह खबर फैल रही थी कि रोनी का बर्ताव बदल रहा है, इसीलिए वो देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। मगर पेपर और नेडली सभी को ये विश्वास दिलाने की कोशिश में लगे हुए थे कि आयरन मैन अभी भी लोगों की हिफाजत करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि टोनी मर रहा है। टोनी अपने वर्कशॉप में एंटोन वेनको के बारे में सर्च करता है। जार्विस उसे बताता है कि एंटोन सोवियत यूनियन के फिजिसिस्ट थे जो 1963 में यूनाइटेड स्टेट लौट आए थे। फिर 1967 में उन्हें जासूसी के इल्जाम में वापस भेजा गया और उनका बेटा आयवान जो खुद भी फिजिसिस्ट है, उस पर पाकिस्तान को प्लूटोनियम से लैस हथियार बेचने का इल्जाम लगा और इस जुर्म के लिए उसे 15 साल की सजा हुई। तभी वहाँ रोडी भी आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम्हें सूट आर्मी को सौंपना होगा, क्योंकि तुमने कहा था कि इसकी नकल कोई नहीं बना सकता, लेकिन आयवान ने इसकी नकल बना ली। टोनी खड़ा होने लगता है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रोडी उसे टेबल तक लेकर जाता है जहाँ टोनी आर्क रिएक्टर से खराब पैलेडियम को निकालता है। यह देखकर रोडी उसे पूछता है कि इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है। टोनी बताता है कि न्यूट्रॉन डैमेज की वजह से है। रोडी उस प्लेटिनियम ट्यूब को चेंज करता है और उसे शक होता है कि आर्क रिएक्टर टोनी को मार रहा है, क्योंकि उसकी गर्दन पर जहर के फैलने के निशान बन रहे थे। रोडी जब इस बारे में पूछता है तो टोनी बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से हुआ। रोडी उसे कहता है कि तुम अकेले लड़ना चाहते हो, पर यह जंग तुम्हारी अकेले की नहीं है। टोनी कहता है कि लोग चाहे कुछ भी कहे, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। वहीं जस्टिन आयवान को अपनी फैक्ट्री में लेकर जाता है और उसे अपने बनाए हुए रोबोट दिखाता है, मगर एंटोन उन्हें आसानी से हैक कर लेता है और जस्टिन से कहता है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर बेकार है। फिर आयवान उन रोबोट को चेक करता है, मगर वो बेकार थे, इसीलिए वो जस्टिन से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। जस्टिन बताता है कि मैं चाहता हूँ कि अगले 25 सालों के लिए मुझे डिफेंस डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिले और मैं ऐसे सूट बनाना चाहता हूँ जिसके सामने आयरन मैन का सूट कुछ काम का ना हो, जिससे मैं स्टार्क एक्सपो में उसकी बेइज्जती कर सकूं। आयवान कहता है कि तुम्हारे काम में कर सकता हूँ। वहीं टोनी पार्टी के लिए तैयार हो रहा होता है और वो देखता है कि उसके पास 7 दिन बचे हैं, क्योंकि पैलेडियम जहर 89% तक उसकी बॉडी में फैल चुका था। इसीलिए वो अपनी पार्टी में आयरन मैन सूट पहनकर मस्ती करने लगता है। पेपर और रोडी जब वहाँ आते हैं तो अजीब हरकतें देखकर परेशान होते हैं, क्योंकि वो शराब में पूरी टल्ली हो गया था। पेपर टोनी के पास जाती है और उसे पार्टी बंद करने को कहती है, मगर टोनी ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें पार्टी नहीं करनी तो तुम जा सकती हो, और वो गेट को तोड़ देता है। रोडी को इससे गुस्सा आ जाता है और वो नीचे वर्कशॉप में जाकर मार्क II आयरन मैन सूट पहनकर आ जाता है और सभी को बाहर निकाल देता है। रोडी टोनी से कहता है कि तुम ये सूट उतार दो, क्योंकि तुम अभी एक शराबी बन चुके हो, मगर टोनी उसकी बात नहीं सुनता, जिससे वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, जिससे पूरा घर बर्बाद होने लगता है। दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं होता। दोनों एक दूसरे पर अपना शूटर चला देते हैं, जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। टोनी को जब होश आता है तो वो देखता है कि रोडी उसका सूट लेकर जा रहा है, लेकिन टोनी उसे नहीं रोकता। रोडी एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर पहुंच जाता है, जहां एयरफोर्स के सभी कमांडो रोडी को आयरन मैन सूट में देखकर हैरान रह जाते हैं और सभी उसके पास पहुंच जाते हैं। मेजर एलन रोडी को सूट के लिए बधाई देते हैं। फिर रोडी अंदर चला जाता है। वहीं हम टोनी को देखते हैं जो एक डोनट के लोगों पर बैठकर डोनट खाने के मजे ले रहा था। तभी निक फ्यूरी वहां आ जाते हैं जो उसे नीचे आने को कहते हैं। टोनी निक फ्यूरी को बताता है कि मुझे तुम्हारे साथियों के साथ काम नहीं करना, मगर निक फ्यूरी को पता था कि टोनी मर रहा है। तभी वहाँ नेटली भी आ जाती है जो ब्लैक विडो के रूप में होती है, जिसे देखकर टोनी हैरान रह जाता है। नताशा टोनी को बताती है कि मैं शील्ड की जासूस हूँ और जब तुम बीमार हुए तो फ्यूरी ने तुम पर नजर रखने को कहा, मगर टोनी ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो मर रहा है। निक फ्यूरी उसे कहते हैं कि तुम अपनी दौलत दान कर रहे हो, अपने असिस्टेंट को CEO बना दिया और अपने दोस्त को अपना सूट दे दिया। टोनी कहता है कि मैंने
रोडी को सूट नहीं दिया, उसने मुझसे छीन लिया। तो नताशा उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे सूट के प्रोग्राम की वजह से उसे तुम्हारे अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर नताशा टोनी को लिथियम डाइऑक्साइड का एक शॉट देती है जिससे बीमारी के लक्षण को कम किया जा सकता था, इसीलिए जहर के निशान साफ होने लगते हैं। टोनी कहता है कि मुझे इस दवाई का एक डिब्बा दे दो ताकि मेरी हालत ठीक हो सके। नताशा उसे बताती है कि इलाज नहीं है, बस ये जहर के लक्षण को कम करता है। टोनी निक फ्यूरी को बताता है कि मैंने इस बीमारी का इलाज ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की और पैलेडियम की जगह लेने वाला इस दुनिया में और कोई तत्व नहीं है। निक फ्यूरी उसे कहता है कि तुमने सब कुछ नहीं आजमाया होगा। फिर उसे उसके घर ले जाकर बताते हैं कि तुम्हारे डैड एनर्जी की फील्ड में क्रांति लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आर्क रिएक्टर का ब्लूप्रिंट तैयार किया। टोनी पूछता है कि क्या उनके साथ एंटोन वेन को भी शामिल था। फ्यूरी बताते हैं कि एंटोन का इरादा दुनिया की भलाई करना नहीं था, बस वो पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे डैड ने उन्हें देश निकाला करवा दिया। और जब रशियन को पता चला कि वो किसी काम का नहीं है तो उसे साइबेरिया भेज दिया और उसने अपने अगले 20 साल वोडका पीते हुए बिता दिए। टोनी उसे कहता कि तुमने मुझे कहा था कि मैंने सब कुछ नहीं आजमाया, लेकिन मैं खुद को बचाने के लिए सब कुछ आजमा चुका हूँ। फ्यूरी बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने कहा था कि तुम ही अकेले ऐसे आदमी हो जिसके पास दौलत और ज्ञान है आर्क रिएक्टर अधूरे काम को पूरा करने के लिए। लेकिन टोनी को उसकी बात झूठी लगती है। वो उन्हें कहता कि मेरे डैड कभी मुझे पसंद नहीं करते थे, वो हर चीज की कीमत लगाते थे, इसलिए मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने मेरे फ्यूचर के बारे में सोचा था। फ्यूरी कहता है कि सच नहीं है और उसे हार्वर्ड का पुराना सामान देकर वहाँ से चले जाते हैं और फिल कोल्सन और नताशा को उस पर नजर रखने के लिए वहीं छोड़कर जाता है। वहीं हम रोडी को देखते हैं जो अपने सीनियर ऑफिसर को मार्क II सूट दिखाता है, मगर उसमें कोई भी हथियार नहीं थे, इसीलिए और रोडी से कहते हैं कि हमें जस्टिन से कहकर इसमें हथियार फिट करवाने होंगे, मगर रोडी इसके लिए मना कर देता है। तो ऑफिसर बताते हैं कि दुनिया आयरन मैन सूट बनाने की होड़ में लगी हुई है, इसीलिए हमारी सरकार चाहती है कि सबसे पहले यह सूट हमारे पास हो, इसीलिए हमें स्टार्क एक्सपो में इसे जस्टिन के हथियारों के साथ पेश करना होगा और ये मेरा ऑर्डर है। तो रोडी उनकी बात मान लेता है, मगर वो जस्टिन के आने से पहले सूट का आर्क रिएक्टर निकाल लेता है। जस्टिन रोडी को अपने सभी एडवांस हथियार दिखाता है जिसमें उसकी एक खास मिसाइल भी होती है जो पूरे बकर को उड़ा सकती थी। रोडी उसे कहता है कि मुझे सारे हथियार मेरे सूट में चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जस्टिन जब आइवान के पास उसका पंछी लेकर जाता है तब आइवान सूट बनाने में लगा हुआ था। आइवान देखता है कि उसका पंछी नहीं है, इसीलिए उसे लेने से मना कर देता है। तो जस्टिन कहता है कि कभी किसी चीज से इतना लगाव नहीं करना चाहिए। तभी जस्टिन देखता है कि वो सूट की जगह रोबोट ड्रोन बना रहा है, इसीलिए वो आइवान पर गुस्सा करता है। तो आइवान उसे कहता है कि ड्रोन बेहतर है क्योंकि इंसान प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वहीं टोनी अब अपने डैड की चीजों को देखता है जिसमें उसे एक पुरानी रील मिलती है जिसे जब वो प्ले करता है तो उसमें उसके डैड का एक वीडियो था जिसमें उसे बताते हैं कि मैं जो तुम्हें बताना चाहता था उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, इसीलिए मैंने फिल्म बनाई, मैंने एक्सपो मॉडल तुम्हारे लिए बनाया है और एक दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि ये एक नए भविष्य की शुरुआत है जिसमें उसे कुछ बिल्डिंग के प्रोटोटाइप कुछ इस तरह से लगते हैं जैसे वो किसी तत्व की ओर इशारा कर रहे हो। साथ ही हार्वर्ड ने यह भी कहा था कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है, लेकिन एक दिन तुम मेरे सपने को जरूर पूरा करोगे और मेरी सबसे बड़ी रचना तुम हो टोनी। टोनी अपनी कार लेकर ऑफिस जाता है जहाँ टोनी पेपर को सच बताने की कोशिश करता है मगर बता नहीं पाता। पेपर सीईओ बनने के बाद बहुत बिजी थी, इसीलिए वहाँ से निकल जाती है। स्टार्क एक्सपो के डायरामा को घर ले आता है और जारविस की मदद से उसे स्कैन करके जब वो उस डायरामा की सभी बिल्डिंग को जोड़ता है तो एक नया तत्व मिल जाता है। टोनी से हैरान रह जाता है कि जिस तत्व को बनाने के बारे में वो सोच रहा था उसके बारे में हार्वर्ड ने 20 साल पहले ही सोच लिया था, जिससे वो खुश होता है। एआई जारविस टोनी को बताता है कि यह तत्व बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह पैलेडियम करता है, मगर इसे सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। तो टोनी खुद एक नए कण त्वरक का निर्माण करने लग जाता है जिसके लिए वो काफी मेहनत करता है और फाइनली वो उस कण त्वरक से अपने नए तत्व को सिंथेसाइज कर लेता है जिससे वो खुश होता है। फिर उसे रिएक्टर में फिट कर देता है और अब जारविस उस हार्डवेयर की जांच करना शुरू कर देता है। वहीं आइवान हेमर कंपनी के गार्ड को मारकर सिस्टम को हैक कर लेता है और टोनी को कॉल लगाता है। टोनी जब कॉल उठाता है तो उसे आइवान की आवाज आती है जो उसे बताता है कि मैंने अब मेरा सूट और बेहतर कर लिया है। टोनी इससे परेशान हो जाता है कि अभी भी जिंदा है और उसे ट्रैक करने लगता है। आइवान उसे कहता है कि तुम्हारे परिवार ने मेरे
मेरे पिता के साथ जो किया उसका बदला मैं लेकर रहूंगा, और वो कॉल कट कर देता है, जिससे टोनी उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाता। मगर वो समझ जाता है कि जस्टिन आज एक्सपो में अपने जो रोबोट दिखाने वाला है उसे जरूर आइवान नहीं बनाए होंगे, इसीलिए वो एक्सपो में जाने के लिए बिना उस आर्क रिएक्टर की जांच के ही उसे पहन लेता है, जिससे टोनी की बॉडी का जहर खत्म होने लगता है। वह एक्सपो में जस्टिन सभी को अपने नए रोबोट के बारे में बताता है, जहाँ पेपर भी नेटली के साथ मौजूद थी। जस्टिन सभी को आर्मी के लिए बनाए हुए हेबरटोन आर्मी रोबोट दिखाता है और कहता है कि अब हमारे और जवानों की जाने नहीं जाएगी, क्योंकि रोबोट हमारे देश की सुरक्षा करेंगे। भले ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो, लेकिन जंग में एक काबिल सिपाही की जरूरत हमेशा होगी। फिर वो अपना मार्क 2 को मॉडिफाइड किया हुआ सूट दिखाता है, जिसे रोडी ऑपरेट कर रहा था, और जस्टिन के बाकी सभी रोबोट रोडी के मार्क 2 रोबोट के साथ जुड़े हुए थे। तभी वहाँ आयरन मैन पहुंच जाता है, जिससे रोडी को लगता है कि वहाँ तमाशा करेगा। टोनी रोडी से कहता है कि यहाँ सभी की जान खतरे में है, इसीलिए हमें सभी को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि जस्टिन आइवान के साथ मिला हुआ है। और वो जस्टिन से पूछता है कि वेन को कहाँ है। तभी आइवान हेमर फैक्ट्री से ही रोडी के सूट के साथ सभी बाकी ड्रोन को भी हैक कर लेता है, क्योंकि उन सभी में हेमर इंडस्ट्रीज का सॉफ्टवेयर मौजूद था, जिससे अब रोडी के कंट्रोल में उसका सूट नहीं रहता, और वो टोनी पर गन पॉइंट कर देता है। आइवान कमांड देकर बाकी रोबोट को भी टोनी की तरफ पॉइंट कर देता है। यह देखकर टोनी वहाँ से निकल जाता है, मगर वो सभी रोबोट भी टोनी के पीछे आने लगते हैं और वहाँ पूरी बिल्डिंग को तोड़ने लग जाते हैं, जिससे सभी लोग भागने लगते हैं। जस्टिन अपने असिस्टेंट के पास जाता है, लेकिन उसे बताते हैं कि आइवान ने हमारे सिस्टम को लॉक कर दिया है, जिससे रोबोट पर से हमारा कंट्रोल हट गया है। तभी पेपर और नताशा भी वहाँ जाते हैं और वो जस्टिन से पूछते हैं कि तुमने क्या किया, मगर वो कुछ नहीं बताता और ने वहाँ से जाने को कहता है। तो नताशा जस्टिन को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि किसने इन रोबोट को बनाया है। तो जस्टिन बता देता है कि इवान ने ये सब किया है और वो मेरी फैक्ट्री में है। पेपर पुलिस को बुला लेती है और नताशा एपी के साथ हेमर इंडस्ट्रीज में जाने के लिए निकल जाती है। वहीं रोडी और बाकी के सभी रोबोट टोनी पर फायरिंग कर रहे होते हैं और टोनी किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था। वहीं बाकी के ड्रोन रोबोट अब आइवान के कमांड पर पूरे इस्टागे एक्सपो को बर्बाद करने लगते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। एक बच्चा जिसने आयरन मैन का मास्क पहना था, वो रोबोट से बिल्कुल नहीं डरता और उसके आगे खड़ा हो जाता है। रोबोट उसे मारने लगता है, लेकिन टोनी वहां आकर उसे बचा लेता है। टोनी अब एक्सपो से दूर जाने लगता है ताकि रोबोट का ध्यान भटका सके। टोनी उन्हें पार्किंग एरिया में लेकर जाता है, जिससे कुछ रोबोट ब्लास्ट होने लगते हैं। आइवान ये देखकर कि टोनी रोबोट को दूर ले जा रहा है, वो कुछ रोबोट को वापस एक्सपो में भेज देता है। नताशा अपना ब्लैक विडो सूट पहनकर हेमर इंडस्ट्रीज में पहुंच जाती है, जहां गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर नताशा एक एक करके सभी को खत्म कर देती है। मगर आइवान वहां से भाग गया था। वहीं रोडी और कुछ रोबोट अभी भी टोनी के पीछे होते हैं, इसीलिए वो एक्सपो में मौजूद ऑफ से होकर गुजरता है, जिससे सभी रोबोट ब्लास्ट हो जाते हैं। रोडी टोनी पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और टोनी को मारने लगता है, लेकिन नताशा मार्क 2 सूट के प्रोग्राम को ठीक कर देती है, जिससे रोडी टोनी पर हमला करना बंद कर देता है और वो टोनी को इस बारे में बता देती है कि तुम अब अपने दोस्त से मिल सकते हो, लेकिन बहुत सारे रोबोट तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। टोनी रोडी को होश में लाता है। रोडी टोनी से सॉरी कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारा सूट लिया। तभी बाकी सभी रोबोट भी वहाँ जाते हैं, जो बहुत सारे थे। टोनी और रोडी उन पर हमला करने लग जाते हैं, मगर वो बहुत सारे होने की वजह से उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। इसीलिए टोनी अपने खास लेजर डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक साथ उन सभी रोबोट को काट देता है। रोडी कहता है कि हथियार बहुत अच्छा है, तो टोनी बताता है कि मैं इसे एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था। वहीं अब पुलिस जस्टिन को पकड़ लेती है। नताशा टोनी को बताती है कि तुम्हारी तरफ एक और रोबोट आ रहा है, जिसका सिग्नल बहुत ज्यादा है। तभी टोनी के पास वो रोबोट आ जाता है, जिसमें आइवान होता है, जिसने अब अपने सूट को काफी पावरफुल बना लिया था। रोडी उसे खत्म करने के लिए जस्टिन की वो खास मिसाइल चलाता है, लेकिन वो फुसकी बम होता है। टोनी कहता है कि जरूर जस्टिन ने बनाई होगी। आइवान अब अपने वीर से उन पर हमला करने लग जाता है। टोनी और रोडी उस पर फायर करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। आइवान अपने वीर से टोनी और रोडी को पकड़ लेता है। तभी टोनी को बचने का एक आइडिया आता है और वो दोनों अपने शूटर से एक ब्लास्ट करते हैं, जिससे बीच में एक धमाका होता है और आइवान मारा जाता है। मगर वो मरते मरते टोनी से कहता है कि तुम हार गए। तभी उसके सूट में रेड लाइट ब्लिंक करने लगती है, क्योंकि सभी ड्रोन में बॉम्ब थे। रोडी कहता है कि हमें
हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। टोनी को पता था कि पेपर अभी भी एक्सपो में ही होगी। पेपर के पास वाला रोबोट भी ब्लिंक करने लगता है और वो ब्लास्ट होने वाला था, मगर उससे पहले ही टोनी पेपर को बचा लेता है और उड़ाकर दूर बिल्डिंग पर ले आता है। मगर अब पूरा स्टार्क एक्सपो बर्बाद हो चुका था। पेपर टोनी से कहती है कि मैं सीईओ बनकर थक चुकी हूँ, क्योंकि तुम हमेशा अपने आप को खतरे में डालते हो। तो टोनी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वापस सीईओ बन जाऊंगा। और वो कहता है कि तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। फिर वो दोनों किस कर लेते हैं, मगर रोडी भी वहाँ उन्हें देख रहा होता है। वो टोनी से कहता है कि मुझे घर जाना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारा सूट लेकर जा रहा हूँ। टोनी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन रोडी वहाँ से चला जाता है। फिर हम डिफ्रीबिंग में टोनी को देखते हैं, जहाँ फ्यूरी टोनी को बताता है कि एवेंजर इनिशिएटिव के लिए आयरन मैन योग्य है, लेकिन टोनी स्टार्क नहीं, क्योंकि वो खुद को 30 मार खा समझता था और अपनी जान को खतरे में डालता था। टोनी कहता है कि मुझे नई जिंदगी मिली है, इसलिए मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। तो फ्यूरी से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें अभी के लिए सलाहकार बना सकते हैं, लेकिन टोनी एक शर्त रखता है कि मुझे मेरा एक काम करना होगा। और उसे बताता है कि रोडी और मुझे वॉशिंगटन में सम्मानित किया जा रहा है, इसीलिए सेनेटर से तुम्हें हमें मेडल दिलवाना होगा। फ्यूरी उसकी बात मान लेता है और अब सेनेटर रोडी और टोनी को उनकी बहादुरी भरे काम के लिए मेडल देता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हम पोस्ट क्रेडिट सीन में एजेंट कोल्सन को देखते हैं, जो न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाके में पहुंचता है, जहां धरती पर थोर का हैमर गिरा था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि थोर का म्योनिर धरती पर कैसे आया, तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।